तो मैं दिमाग में जाके 10 से 9 बजे ऐड आया तो बाकी और बैठनी है ना मैं छोटे और मेरा उसमें ऐड हो गया तो बात है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, चेक योर ऑडियो वीडियो प्लीज। ठीक है, चल पड़िए। हाँ जी बेटा, जल्दी से ऑडियो वीडियो चेक करो और रिप्लाई करो जल्दी से। वर्किंग? चलिए डाउन कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर्स। तो हार्डली 20 मिनट का टॉपिक है बच्चे। उसके बाद में एक दो क्वेश्चन करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स के एंड देन आपकी छुट्टी, मतलब देन हमारा एसी जो है वो पूरी तरह से ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो यस शुरू करते हैं एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर्स। तो राइट ऑन एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर्स। लॉसेस में स्पेलिंग LO डबल S। थैंक यू। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो भाई ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉसेस कौन कौन से होते हैं? देखो एक बात तो हमें समझनी होगी कि जो हमने कल टॉपिक पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था भाई इनपुट और आउटपुट पावर सेम होती है, और जितना आप इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस, इन रियलिटी जो आपके पास में इनपुट पावर होगी ना, इनपुट पावर वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द आउटपुट पावर। जितना पावर दोगे इनपुट, उससे कम पावर जो है आउटपुट में मिलने वाली है। तो बाकी बची पावर कहाँ जाती है? तो बाकी जो बची पावर है वो वेस्ट जाती है। मल्टीपल लॉसेज आते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के पावर लॉसेज होंगे, ये एनर्जी लॉसेज होंगे, उनको देखते हैं कि वो क्या क्या है। मतलब कि एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर विल नेवर बी 100%। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का ट्रांसफार्मर है तब जाके एफिशिएंसी 90 या 95% रहती है। जो हमारी गलियों में ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं उनकी एफिशिएंसी 90 to 94% तक रहती है। 99% या 98% वाले जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनको अभी खाली किताबों में ही पढ़ाया जाता है, रियलिटी में वो अभी बन नहीं पाए। ठीक है, जो एक्चुअल जो ट्रांसफार्मर्स हैं 95% एट द मोस्ट। अदरवाइज जो हमारी गलियों में लगे हैं 92%, 91%, 90% ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं, ये इनकी एफिशिएंसी है। तो बाकी एनर्जी लॉसेस किस फॉर्म में होते हैं, किस तरह से होते हैं, उनको देखते हैं। तो आओ स्टडी करते हैं लॉसेस इन ट्रांसफार्मर्स। तो सबसे पहला जो एनर्जी लॉस है, इन एनर्जी लॉस होने का सबसे पहला जो रीजन है वो है कॉपर लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस क्या होता है? देखो, जो आपके पास में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं, दोज वाइंडिंग्स आर बेसिकली ऑफ कॉपर वायर्स। तो कॉपर वायर की वाइंडिंग्स होती हैं ये। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया, सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर का बेटा सिंबल क्या होता है? देखो, इस तरह से सॉलिड बनाना है, ठीक है, बीच में 2 लाइनें लगानी और इस तरह से एक और सॉलिड बनाना। दिस इज प्राइमरी कॉइल और ये वाली सेकेंडरी कॉइल। हाँ, दिस इज सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर का सर्किट सिंबल बोलते हैं इसको, सर्किट सिंबल। जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है ना, ये रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया, ये कैपेसिटर का सिंबल हो गया, ऐसे ही ट्रांसफार्मर का सर्किट सिंबल क्या होता है? ये होता है, इसको सर्किट सिंबल बोलते हैं। ओके, सर्किट सिंबल। तो कैसा हुआ ये ट्रांसफार्मर? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन के लिए उल्टा करोगे, ओके। तो ये कॉपर लॉसेस क्या है? तो बेटा दीज आर लॉसेस which occur due to copper wire, which occur due to copper wire
windings and copper possesses some resistance due to which energy is lost in form of heat I square RT, ठीक है, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। इसके हिसाब से एनर्जी लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो कॉपर वायर होगी उस वायर को आप कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं रख सकते, और कितना भी तुम प्योर कॉपर लोगे फिर भी उसके पास में कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस रहती है। प्योरेस्ट से प्योर जो कॉपर लोगे आप उसके पास भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी रह जाती है, जिसकी वजह से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी मोटी वायर तुमने लगाई, अब कैसे इसको मिनिमाइज कैसे करते हैं, हम यहाँ पे मोटी वायर यूज करेंगे, और मोटी वायर यूज करेंगे तो बेटा जो रेजिस्टेंस होगी मोटी वायर की वो कम हो जाएगी, और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो हीट एनर्जी जनरेटेड विल बी आल्सो लेस। तो वी कैन मिनिमाइज दिस कॉपर लॉस बाय चूजिंग प्रॉपर थिकनेस, बाय चूजिंग प्रॉपर मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है, अब तुम सोने की तार यहाँ लगा दो, ट्रांसफार्मर गायब हो जाएगा रातों रात। ठीक है, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सब बहुत अच्छी क्वालिटी के मेटल्स हैं, इनमें रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, सिल्वर में रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, लेकिन उनको हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। रीजन, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और सेफ्टी भी कम रहेगी। ठीक है, तो I इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, एनर्जी लॉस होगी, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लो कैन बी, स्टार बना के लिख लो, कैन बी मिनिमाइज्ड by using thick wires, थिक वायर यूज करके हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, मिनिमाइज कर सकते हैं, पहला लॉस हो गया। दूसरा लॉस हो गया आपके पास में यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एडी करंट लॉस। ठीक है, एडी करंट लॉस। देखो बेटा, एडी करंट लॉस क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये एडी करंट लॉस क्या होता है और कैसे इसको मिनिमाइज करते हैं, इस पे कभी कभी एक नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है। देखो, एडी करंट लॉस, तो बेटा ये एडी करंट लॉस है, जैसे नाम से समझ आ रहा होगा, एडी करंट लॉस यानी कि लॉस व्हिच इज हैपनिंग ड्यू टू द एडी करंट, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी व्हिच इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द एडी करंट। लिख लो इसको, लॉस ऑफ एनर्जी, सब लोग लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, इट इज द लॉस ऑफ एनर्जी, इतना को समझने वाला नहीं है, बस रिटर्न क्वेश्चन ज्यादा है। इट इज द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द induction of the eddy current, due to induction of the eddy current in the core of the transformer। ठीक है, in the core of the transformer, समझो, ये मैंने ट्रांसफार्मर बनाया। ठीक है, अब ये कोर है, ये जो कोर है कैसा होता है बच्चे, सॉलिड कोर है। ठीक है, और किस चीज का बना होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है, सॉफ्ट आयरन। पुराने टाइम पे स्टील के बनाते थे ट्रांसफार्मर, स्टील की, क्योंकि ये काफी मजबूत होते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई हमें समझ में आता है कि स्टील में एनर्जी लॉसेस ज्यादा होते हैं, जितनी पावर चाहिए होती है मतलब सिटी को उतनी पावर मिल नहीं पाती है, एनर्जी लॉस ज़्यादा होती है। तो हमने ओवर द टाइम इसको डेवलप किया कि भाई स्टील में एनर्जी लॉस ज़्यादा क्यों होता है, तो हम स्टील का ऑल्टरनेटिव कैसे ले सकते हैं, क्या ऑल्टरनेटिव है स्टील का, तो स्टील का ऑल्टरनेटिव हमारे पास है सॉफ्ट आयरन को। सॉफ्ट आयरन
तो सॉफ्ट आयरन में जो एनर्जी लॉस होता है बहुत कम होता है। कैसे कम होता है और उसको देखते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ है बच्चे, और यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। जब यहाँ पे आप एसी करंट प्रोवाइड करते हो, एसी करंट, जब ये एसी करंट जाएगा तो करंट की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी। इतने बात समझते हैं हम लोग। करंट की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर जीरो, फिर रिवर्स डायरेक्शन। ये साइकिल कंटिन्यूसली रन करता रहता है। जब ऐसा होगा तो ऐसा होने की वजह से आई इज वेरिएबल। आई क्या हो गया? वेरिएबल। अगर आई वेरिएबल हो गया इसका मतलब क्या हो गया? फ्लक्स वेरिएबल हो गया। और अगर फ्लक्स वेरिएबल हो गया तो इस फ्लक्स के वेरी होने से इसमें ईएमएफ तो इंड्यूस होगी नहीं होगी। साथ में ये जो सॉलिड कोर है, ये जो सॉलिड कोर है, इस सॉलिड कोर के अंदर भी करंट जनरेट होगा। मैंने आपको एडी करंट का डेफिनेशन क्या लिखवाया था? These are the circulating currents which are developed in the bulk pieces of the matter या material या metal, sheets में, plates में, solid 3D bodies में, ठीक है। जो बल्क में जो मेटल्स होती हैं उनमें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उनमें जो करंट बनते हैं उनका नाम है एडी करंट। और अगर किसी लूप में या किसी कॉइल में करंट जनरेट होता है तो उसको हम नॉर्मल करंट बोल देते हैं। जैसे सोलेनॉइड कॉइल है, उसमें करंट अगर फ्लो हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल इंड्यूस करंट। बट अगर उसी कॉइल की जगह पे एक सॉलिड मेटालिक शीट है या बल्की मेटल है तो उसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसका नाम होगा एडी करंट। तो ये बल्की शीट है, यहाँ पे कोर है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? एडी करंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 वेरिएबल हो गया, एंड दिस 5 वेरिएबल मींस ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस्ड इन द कोर में करंट इंड्यूस हो जाएगा। इस कोर के अंदर, इस कोर में करंट इंड्यूस होगा, इसका नाम होगा एडी करंट, जो कि बन जाएगा एडी करंट बन जाएगा। और जब ये एडी करंट बनेगा तो क्या करेगा? एडी करंट फिर से इस कोर की रेजिस्टेंस का फायदा उठाएगा। भाई कोर में जो लोहे की कोर है उसमें लोहे में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना। आयरन में क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। जब करंट रेजिस्टेंस में घूमेगा तो क्या होगा? हीट एनर्जी बनाएगा, और जब हीट एनर्जी होगी दैट इज व्हाट? टाइप ऑफ एनर्जी लॉस। जितनी एनर्जी दे रहे हैं दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी बाय इंड्यूसिंग एडी करंट इन द कोर। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पे एडी करंट की वजह से लॉसेस हो। तो हम क्या करते हैं? हमारे पास क्या टेक्निक है? मैंने आपको बताया था एडी करंट को हम कभी भी फुली टर्मिनेट नहीं कर सकते। एडी करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी इस लॉस को भी मिनिमाइज कर सकते हैं बाय डूइंग स्लॉटिंग करके। यानी अगर आपके पास में देखो ये कोर है, क्या है? ये ट्रांसफार्मर का कोर है, सॉलिड, एकदम सॉलिड कोर है। अगर मैं इस कोर की स्लॉटिंग कर दूं ऐसे, इसकी एक शीट बना दी मैंने, यहाँ पे दूसरी शीट, तीसरी शीट, चौथी शीट, ऐसे ही सारी शीट्स बना दी। और अगर मैं इन शीट्स को, ये लोहे की शीट्स है, दिस इज व्हाट? आयरन शीट, पतली पतली आयरन की शीट बना दी, और इन शीट में आपस में क्या कर दिया मैंने? पैराफिन वैक्स भर दी। पैराफिन वैक्स, मोम बोलते हैं उसको, मोम, पैराफिन वैक्स, ठीक है। तो पैराफिन वैक्स भरने से क्या होगा? ये जो शीट है दूसरे के रिस्पेक्ट में लैमिनेट होगी, यानी दो शीट आपस में क्या होगी? लैमिनेट होगी। ऐसे दूसरी और तीसरी के बीच में भी लैमिनेशन कर दी, तीसरी चौथी के बीच में, ऐसे जो नंबर ऑफ शीट्स हैं, मतलब सिंपल सॉलिड कोर की बजाय हमने उस कोर को पार्ट में शीट्स में कन्वर्ट कर दिया, और उन शीटों को आपस में क्या कर दिया? इंसुलेट कर दिया। तो ऐसा करने से एडी करंट मिनिमाइज हो जाएगा। कैसे मिनिमाइज होगा? देखो, जो पहली शीट है इस तरह से, दिस इज शीट नंबर 1, इसके पीछे यहाँ पे शीट नंबर 2, ठीक है, इसके पीछे यहाँ पे शीट नंबर 3, इस तरह से मल्टीपल शीट्स आर देयर। तो जो शीट्स है ना, ये शीट्स आपस में क्या है? दीज शीट्स आर लैमिनेटेड, शीट्स आर लैमिनेटेड फ्रॉम ईच अदर। ऐसा होने से जो इस शीट में करंट बनेगा, इस शीट का जो करंट होगा, पहली जो आगे वाली शीट होगी उसका जो करंट होगा वो दूसरी शीट में नहीं जा पाएगा। यानी करंट का जो पाथ है हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया।
जैसे मैं यहाँ पे एक शीट है, इस शीट में करंट घूम रहा है ऐसे एडी करंट। अगर ये पूरा बल्की मेटल होता तो पूरा का पूरा करंट पूरे उसमें घूमता, लेकिन हमने क्या कर दिया, स्लॉटिंग कर दी, काट दिया ऐसे, शीट्स बना दी और बीच में इनकी वैक्सिंग कर दी। मतलब हमने क्या करते, पैराफिन वैक्स डाल दिया, मतलब इंसुलेशन कर दी, तो इस शीट का करंट दूसरी शीट में नहीं जा पाएगा, तो ओवरऑल एडी करंट का इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी लैमिनेट, व्हाई डू वी यूज द लैमिनेटेड शीट्स फॉर मेकिंग द ट्रांसफार्मर कोर्स, टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉसेस। लिखो, तो एडी करंट लॉसेस को इस तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। थोड़ा रैपिडली अपना स्पीड बढ़ाओ, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना इसको। तो एडी करंट लॉसेस इस तरह से बेटे बनते हैं, आप इसको लिख लो, मैं बोलता हूँ। लॉसेस, एडी करंट लॉसेस आर, एडी करंट लॉसेस अपीयर इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर ड्यू टू द वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो, एडी करंट, ये अपनी लैंग्वेज में लिख लो यार, तुम सारे काफी सीनियर स्टूडेंट हो, ठीक है, लिख लो। मैं कभी अपने स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं करता कि आप मेरा जो लिखवा रहा हूँ यही कॉपी करो, नेवर, और करना मत, कभी करना मत। जो मैं करवा रहा हूँ इसको कॉपी एज इट इज मत लिख के आना, कहते हैं ना चेप किया जाना, वो चीज़ मत करना, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्रेस इन योर ओन वर्डिंग्स, कंसेप्ट को पकड़ो, समझो, ठीक है। कुछ डेरिवेशन होती है, डेरिवेशन को एज इट इज करो, बट जो ये मटेरियल लिखने वाला होता है इसको समझो और अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करो, उससे तुम्हारा एक्सप्रेशन एबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग होगा। चलो, देखिए आप, डन। हाउ डू यू मिनिमाइज दिस लॉस? बाय डूइंग प्रॉपर स्लॉटिंग, या बाय यूजिंग द लैमिनेटेड sorry, by using the laminated sheets, by using the laminated sheets. Okay, तनिषा क्लियर है? ओके, अगला आता है जिससे अपने पास में नेक्स्ट आता है हमिंग लॉस। हमिंग लॉस क्या होता है? हमिंग लॉस देखते हैं इसको। नंबर 3, हमिंग लॉस। दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी in transformer in the form of sound। कभी आपने सुना है ट्रांसफार्मर के पास गुजरते हुए वो गिरगिराने की आवाज आती है? सुना है कभी? विंटर्स में अक्सर सुनते हैं हम लोग, विंटर्स के अंदर या फिर एक्सट्रीम समर के अंदर, एक्सट्रीम विंटर एक्सट्रीम समर के अंदर। तो एक्सट्रीम विंटर में क्या होता है, जो यहाँ पे जो आयरन कोर होता है बच्चे, ये आयरन कोर सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, और गर्मियों के अंदर वही एक्सपैंड हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। तो होगा ये यहाँ पे, या फिर ऐसा भी देखने की कोशिश करो, जब यहाँ पे करंट है, जब ये करंट बेटा बढ़ रहा होगा तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT, इसके हिसाब से जब यहाँ पे करंट बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो हीट क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगली बार क्या होगा, जब यहाँ इसके आगे करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, जब करंट डिक्रीज होगा तो हीट एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी जो कोर है एक बार वो गर्म होगा, एक बार ठंडा होगा। सोचने की कोशिश करो, जब कोई चीज गर्म होती है तो दैट टेंड्स टू एक्सपैंड, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन पढ़ा रखा हुआ है आपको, अल्फा बीटा गामा। तो जब किसी चीज को आप हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड होती है, और जब उसी को आप कूल करोगे तो वो श्रिंक हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से इसके अंदर क्या होता है, हमिंग नॉइज प्रोड्यूस हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप यहाँ पे एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड समझने की कोशिश करो, यहाँ मैंने एक आयरन की रॉड रखी है, क्या रखी है? आयरन की रॉड रखी है। जब आप यहाँ पे करंट भेजते हो तो इसके अंदर क्या सेटअप होती है? मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है, μ0 n × I, सबको पता है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी
तो इसके अंदर जो ये रॉड रखा है, रॉड कौन सा मटेरियल है बेटा? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है। और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है कि वो सारी मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ खींचता है, मतलब वो खुद मैग्नेटाइज होता है। एक नई टर्म बोल रहा हूँ, आई थिंक मैंने आपको मैग्नेटिज्म की लास्ट में मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो सारी चीजें बताई थी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा? मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज होगा। मान लो जब ये फॉरवर्ड साइकिल चला तो ये मैग्नेटाइज हुआ, करंट बढ़ा मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी मतलब मैग्नेटाइजेशन हो गया। अगली बार क्या हुआ? करंट डिक्रीज हुआ, यहाँ पे जब करंट यहाँ डिक्रीज हुआ तो क्या हो गया? ये डीमैग्नेटाइज हो गया। क्या हो गया? ये डीमैग्नेटाइज। यार जब यहाँ पे जब करंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घट जाएगी तो ये डीमैग्नेटाइज नहीं होगा? होगा डीमैग्नेटाइज। अब क्या होगा? अब यहाँ पे कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज, यहाँ मैग्नेटाइज हो गया और यहाँ पे डीमैग्नेटाइज हो गया। अगली बार यहाँ पे साइकिल रिवर्स हो गया, मतलब कि पहले ये मैग्नेटाइज हो रहा था, ठीक है, अब करंट घटा तो ये डीमैग्नेटाइज हो गया। अब क्या होगा? साइकिल रिवर्स हो गया। अब ये मैग्नेटाइज इस डायरेक्शन में हुआ, फिर यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 बनी, फिर ये वापस डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, फिर वापस मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मतलब ये चक्कर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एसी की वजह से हो रहा है। जब ये ऐसा होगा ना, जब इसकी जो होते हैं ना बच्चे, इसके अंदर डोमेन्स होते हैं, डाइपोल्स होते हैं। जो आयरन है या कोई भी मटेरियल है, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम इज लाइक ए डाइपोल। आपको मैं पहले बता देता हूँ, एटम्स बिहेव लाइक डाइपोल्स। बोहर मैग्नेट्रॉन पढ़ा है ना सब लोगों ने? बोहर मैग्नेट्रॉन, उसमें क्या बताया था? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो दैट इज टेकन एज ए सर्कुलेटिंग करंट। और जब कोई करंट कैरिंग लूप है तो वो क्या होती है? मैग्नेटिक डाइपोल होती है, मतलब कि डाइपोल है। इसके अंदर लोहे के अंदर बहुत सारे एटॉमिक डाइपोल्स हैं। तो जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड जाती है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, तो उन डाइपोल्स की अलाइनमेंट शिफ्ट होती है। तो जब उन डाइपोल्स की अलाइनमेंट शिफ्ट होती है तो जो बाहर की जो बॉडी है इसके ऊपर असर पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन। समझे? समझे? किन्हें समझना है? कंट्रैक्शन होती है और एक्सपेंशन होती है सॉलिड मेटल के अंदर, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड, इस फेनोमेना का नाम होता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। बड़ा लंबा सा नाम है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मतलब एक फेनोमेना है, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मटेरियल। कौन सा मटेरियल? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। और जब कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होगा तो इसके अंदर क्या होती है? हमिंग लॉस होता है, हमिंग लॉस होगा। ओके, हमिंग लॉस सिंपल देखो यार, मैंने आपको ना मतलब कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, मैंने आपको बाल की खाल निकाल के दिखा दी है, इतना डीप में चलेगा। अदरवाइज आपको खाली इतना लिखना है बस एग्जाम में, ठीक है। ये आपको मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें बता दी हैं, इतना जानने की जरूरत ऐसे है। चलो ठीक है, आप +2 पास आउट हो गए तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं आप ढंग की जगह पे जाओगे तो आपको अगर आता होगा तो यू विल फील प्राउड, आपको अच्छा लगेगा कि हमें आती है। ओके, नहीं तो रट्टा मारने तो कुछ भी है, मार दो रट्टा। तो ये हमिंग लॉस है। नंबर 4 बताओ दोस्तों। नंबर 4 है आपके पास में वेरी कॉमन, इसका नाम है फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस क्या होती है? फ्लक्स लॉस नाम से समझ में आया होगा, क्या होती है बोलो? देखो यार, फ्लक्स लॉस यहाँ पे बहुत कॉमन चीज है। जो प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स बन रही है, क्या वो सारी की सारी मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी में जाके लिंक हो पाएगी? कभी भी नहीं लिंक हो पाएगी। सोचो, यहाँ पे अगर ये करंट बन रहा है, मान लो ऐसे करंट जा रहा है, तो अगर ये करंट गया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। देखो सोचो, ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ऐसे,
ये मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे यहाँ पे, उल्टा हो गया, ठीक है। जो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर चली गई, इसका क्या, इसका क्या, ये वेस्ट हो गई। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल गई, मतलब कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही हैं वो सारी की सारी सेकेंडरी के अंदर नहीं जा पाती, जो कि अपने आप में एक लॉस है। और शुरू में मैंने क्या बोला था कि प्राइमरी की जितनी फ्लक्स लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस हैं, वो सारी सेकेंडरी में चली जाती है, बट ऐसा क्या होता है, नहीं होता है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें लिंक नहीं हो पाएगी, जो बाहर निकल गई। सोच लो, तो यहाँ पे फ्लक्स लॉस क्या होगा, लिख लो, दिस arises due to leakage of flux during the working of transformer। जब ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा होगा तो उस समय ये फ्लक्स लीक हो जाती है, मतलब कि सारी की सारी जो प्राइमरी की फ्लक्स है सेकेंडरी में नहीं जा पाती है, ठीक, ओके। लास्ट में आता है बेटा, लास्ट में आता है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस क्या होता है? अनफॉर्चुनेटली ये टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीट हो गया था, इसलिए मैंने हिस्टैरिसीस शायद आपको नहीं पढ़ाया है ना, नहीं पढ़ाना हिस्टैरिसीस, कोई बात नहीं, ये टॉपिक वैसे रिलेटेड है, आज से नहीं बहुत टाइम से रिलेटेड है, 4-5 साल पहले से रिलेटेड है, बट हर साल में कराता था, इस साल दिमाग से स्किप हो गया। क्या होता है हिस्टैरिसीस, आई विल टेल यू बट इन कमिंग डेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या होता है ना, जब हम किसी सोलेनॉइड में ना, अभी मैंने आपको बताया मैग्नेटोस्ट्रिक्शन वाला, जब हम किसी सोलेनॉइड में, ये सोलेनॉइड तो है कॉइल, और इस सोलेनॉइड में कौन जा रहा है, ये लैमिनेटेड शीट्स जा रही है, ओके, आयरन मटेरियल जा रहा है। तो जब उस सोलेनॉइड में करंट ऐसे घूमता है, तो ये करंट के घूमने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, बनती है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनती है। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका नेचर कैसा होगा, हाफ टाइम पे ये डायरेक्शन है और अगले हाफ टाइम पे ये डायरेक्शन है, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल है, हाफ टाइम पे इधर, हाफ टाइम पे इधर। मतलब कि जो मैं कोर हूँ, आई एम द कोर ऑफ आयरन, ठीक है, मेरे अंदर कौन है, एटॉमिक डाइपोल्स हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी तो मेरे अंदर जो डाइपोल्स है वो इधर भागे, इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए। अब जब मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो गई तो सारे के सारे डाइपोल्स इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए। इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। जब ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होगा तो इस समय जो अंदर डाइपोल्स हैं उनको कुछ टाइम लगता है। भाई एटम्स की जो डेंसिटी होती है बहुत लार्ज होती है। एवोगैड्रो नंबर अगर आपको याद है 6 पावर कितना होता है, 23 होती है, 4 नहीं होता है, हद हो गया, हाँ 6.023 10 पावर 23 होती है। नंबर डेंसिटी इज वेरी लार्ज। इसका मतलब कि एटम्स की पैकिंग बहुत क्लोज है, पैकिंग फ्रैक्शन इज वेरी हाई, समझते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन इतनी हाई है कि जब ये सारे के सारे इधर अलाइन हो गए तो अगली बार में इनको इधर अलाइन होने में क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। यानी कि इधर वाले बाकी इधर शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, ये टकराएंगे आपस में, और जब ये आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी। जो एनर्जी इधर गेन करी थी फटाक से इधर आएंगे, दे विल लूज देयर एनर्जी बाय कोलाइडिंग विद द अदर एटम्स या अदर डाइपोल्स। तो ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, और वो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग डीमैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस। ठीक है, लिख लो, this occurs due to magnetization and demagnetization of iron core. Occurs due to magnetization demagnetization of iron core. ठीक है,
ओके, क्लियर है? तो इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? आपने ये नहीं पूछा कि इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं इसको। तो हमिंग लॉस को बेटा मिनिमाइज करने का तरीका क्या है? व्हाट इज द मेथड टू मिनिमाइज द हमिंग लॉस? हमिंग लॉस को मिनिमाइज करने का तरीका ये है कि हमें वैसा मटेरियल चूज करना चाहिए जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बहुत कम हो, मतलब कि उसमें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा ना हो विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, हमें वो मटेरियल चूज करना चाहिए। ओके, अच्छा, अब तुम सोच रहे हो कि सर हम ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, है ना? फील आता है ना इस बात का, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हाँ, अगर ये कोविड का टाइम ना होता बनाते बिल्कुल। कोर लेके हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग्स करनी है और थोड़ा कनेक्शन देखने बना सकते हैं, बनाए हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स में। तो बड़े वाला ट्रांसफार्मर नहीं, छोटा ट्रांसफार्मर 10 वोल्ट का 15 वोल्ट का। ठीक है, ओके। तो फ्लक्स लॉस कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? वाइंडिंग लंबी करके और बाय चूजिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा चूज होना चाहिए, मतलब प्योरिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स को अपने अंदर समा सके। ठीक है, नंबर 5 हिस्टैरिसीस लॉस। इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? बेटा देखो, हर मटेरियल का एनर्जी लॉस ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन अलग अलग होता है, और ऐसा पाया गया है कि सॉफ्ट आयरन कोर का हिस्टैरिसीस लॉस बहुत कम होता है। हिस्टैरिसीस लॉस, HL मतलब हिस्टैरिसीस लॉस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू हिस्टैरिसीस लॉस ऑफ स्टील। नहीं तो स्टील मजबूती में तो कोई मुकाबला नहीं स्टील का, स्टील जबरदस्त है अपने आप में सॉलिडिटी के मामले में, लेकिन लॉस ऑफ एनर्जी बहुत होती है। जब स्टील को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करते हैं तो उसमें लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट सॉफ्ट आयरन कोर में एनर्जी बहुत डिसेंट रहती है। एनर्जी लॉस मतलब इतनी तो होनी ही होनी है, आइडियल तो हम बनाएंगे। ओके, अब एक चीज आती है हिस्टैरिसीस कर्व आती है, वो मैं आज नहीं बताऊंगा, वो सम अदर डे बताऊंगा विद प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन। अभी हम न्यूमेरिकल करते हैं और टॉपिक को टर्मिनेट करते हैं पूरी तरह से। ठीक है, हिस्टैरिसीस कर्व टॉपिक सिलेबस में है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक, बट आई विल टेल यू कि वो क्या चीज़ है और किस तरह से उसके इम्पोर्टेंस आगे फ्यूचर में देखने को मिलेगी। बोर्ड ने इसलिए उस टॉपिक को डिलीट किया है बिकॉज आप BSc फर्स्ट ईयर के अंदर जाके उसी टॉपिक को डिटेल के अंदर विद एक्सपेरिमेंट स्टडी कर लेते हो, इसलिए उसको बोर्ड कहता है कि यार चलो छोड़ दो, तो कोई मतलब बच्चा फ्यूचर में कवर कर लेगा। बोर्ड वो टॉपिक डिलीट नहीं करेगा जो टॉपिक फ्यूचर में ना आए और यहाँ से भी डिलीट करते जाए, यहाँ डिलीट कर दे और फ्यूचर में भी कभी नहीं आएगा, वो टॉपिक कभी डिलीट नहीं होगा। वही टॉपिक डिलीट होते हैं जिनकी स्टडी आप इन फ्यूचर दोबारा से करोगे, तो वो तो कवर हो ही जाना ऑटोमेटिकली। ओके, चलिए शुरू करें। न्यूमेरिकल पार्ट पे आ जाते हैं। तो ये 5 लॉसेज है फ्लक्स लॉस के। ठीक है, याद है? ओके, अब बेटा न्यूमेरिकल करते हैं। पहले तो ना ट्रांसफार्मर के जितने फॉर्मूले बताए हैं वो नोट कर लो। देखो, सबसे पहले आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर कैसा है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ओके, इधर नंबर ऑफ टर्न्स हैं 100 NP और यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ पे सेकेंडरी टर्न्स हैं सपोज कर लो 200। ओके, 200। अब इधर जो सप्लाई दी जा रही है, तो सप्लाई इज 220 वोल्ट एट 220 वोल्ट रहने दो, यहाँ पे सप्लाई है 110 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज, एट 50 हर्ट्ज। ओके, क्लियर है? अब यहाँ पे आपसे बोलेगा कि भाई, और यहाँ पे करंट सपोज कर लो
या सेकेंडरी में करंट आया, सेकेंडरी का करंट है कितना आया, मान लो 10 एम्पियर करंट आ गया, और सेकेंडरी की वोल्टेज हमें नहीं पता, प्राइमरी की वोल्टेज में पता है, ओके, और यहाँ पे प्राइमरी में करंट कितना है वो नहीं पता, ओके। तो क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, यू हैव टू फाइंड आईपी एंड वीएस। तो देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो आप सभी को मैंने बता रखा हुआ है कि जो VS बाय VP होता है इट इज इक्वल टू IS बाय IP, नो IP बाय IS इक्वल टू NS बाय NP, ठीक। अब यहाँ पे NS कितनी है 200 और NP कितनी है 100। एक जनरल सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे NS बाय NP जो होगा इट विल बी इक्वल टू 200 अपॉन 100 विच विल बी इक्वल 2 बाय 1, यानी कि रेशियो 2:1 आ गई। अच्छा, अब दूसरी चीज है कि वोल्टेज सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी इक्वल टू NS बाय NP, तो NS बाय NP 2/1 हो गया। तो सेकेंडरी का वोल्टेज जो है बच्चे वो 2 टाइम्स प्राइमरी वोल्टेज हो गया। बड़ा सिंपल है, तो 110 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कितना हो गया 220, यानी वोल्टेज सीधा डबल हो गई सेकेंडरी में। सिंपल है। अब कहते हैं करंट निकाल दो, तो करंट निकालना कौन सा बड़ी बात है, तो NS बाय NP इक्वल टू IP बाय IS, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम ये 2/1 इक्वल टू IP बाय IS ये निकाल सकते हो। तो IP विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स IS, तो प्राइमरी का करंट कितना बनेगा 2 टाइम्स IS, यानी कि 20 एम्पियर बन गया, 20 एम्पियर। आसान क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ओके, अब एक क्वेश्चन और देखो, कर लोगे? बस यही कुछ चीजें, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। अच्छा ये बताओ, ट्रांसफार्मर जो है क्या वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सप्लाई उसको वेरी कर सकता है? फ्रीक्वेंसी, गुड क्वेश्चन, कर सकता है। किसने पढ़ा है ऐसा? कौन सा फॉर्मूला बताना? V equals to V naught, V equals to V naught sin ओमेगा t, है ना। वोल्टेज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है ना। मेरा क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर क्या फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। फ्रीक्वेंसी को चेंज कौन करता है? फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा वो होती है आपकी ओमेगा बाय 2 पाई। याद करो, जनरेटर मैंने आपको पढ़ाया था, जो पीक वोल्टेज होती है E नॉट वो होती है NVA इंटू ओमेगा, यानी ये जो है इस पे डिपेंड कर जाती है। जो कॉइल रोटेट करती है, कॉइल की रोटेशन फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज बननी है या 60 हर्ट्ज बननी है, कितनी बननी है। तो उसको आप वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, पावर जहाँ पे जनरेट हो रही है। ट्रांसफार्मर पावर थोड़ी जनरेट थोड़ी कर रहा है, ट्रांसफार्मर तो पावर को ऐसे उठा के ऐसे रख रहा है, दैट्स इट। ट्रांसफार्मर एक कैरियर है, किसका? पावर का। पावर बनाता कौन है? पावर बना रहा है पावर स्टेशन, टरबाइन की हेल्प से, जनरेटर लगे हुए बड़े बड़े। ट्रांसफार्मर क्या करता है, उस पावर को दूर दराज इलाकों में भेजता है। अलग अलग जगह पे पावर सप्लाई करनी है तो उसके लिए ट्रांसफार्मर है। अब चलो एक कंसेप्ट आता है कि हाउ डू वी यूज द ट्रांसफार्मर इन एक्चुअल लाइफ। एक्चुअल लाइफ में ट्रांसफार्मर कैसे इस्तेमाल होता है? तो लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है। कैसे होता है मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। एक न्यूमेरिकल छोटा सा और कर लें, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं इसकी, ओके। एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, नोट करो। वो कहता है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है, स्टेप ऑफ
down transformer is operated on 2.5 kV लाइन, 2.5 kV लाइन पे ऑपरेट हो रहा है. ओके, इट सप्लाइज देखो यार, वैसे क्वेश्चन बनाना है तो जितने मर्जी बना के मैं आपको क्वेश्चन करा दूं, बट एक्चुअल में जो स्टेटमेंट होगी ना, ऐसे स्टेटमेंट आपको एग्जाम में दिखेगी. तो इस स्टेटमेंट को डीकोड करना आपको आना चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट प्रॉपर यहाँ पे लिख रहा हूँ. ए लोड विथ 20 एम्पियर, द रेशो ऑफ प्राइमरी कॉइल, पीसी मतलब प्राइमरी कॉइल, टू सेकेंडरी कॉइल इज 10:1. रेशियो दे दिया आपको. इफ ट्रांसफार्मर इज 90% एफिशिएंट, अगर ट्रांसफार्मर 90% एफिशिएंट है, देन कैलकुलेट पार्ट 1 पावर आउटपुट. नंबर 2 कैलकुलेट द वोल्टेज, एंड नंबर 3 कैलकुलेट IS मतलब सेकेंडरी में करंट. डू इट. ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है. Done. करो बेटा, करो जल्दी से, फास्ट. सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, ट्रांसफार्मर को ऑपरेट कर रहे हैं 2.5 kV पे. ठीक है, ट्रांसफार्मर की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी है, 2.5 kV है. मतलब ट्रांसफार्मर को इनपुट कितनी जा रही है, यानी इनपुट पावर या इनपुट वोल्टेज कितनी है, 2.5 किलोवोल्ट. किलोवोल्ट का मतलब 10⁻³ वोल्ट. केवी मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, इट सप्लाइज ए लोड विथ 20 एम्पियर. एक लोड है, उस लोड को सप्लाई कितनी दे रहा है, 20 एम्पियर दे रहा है. यानी कि जो प्राइमरी में जो करंट है वो कितना जा रहा है, सप्लाई ए लोड विथ 20 एम्पियर, यानी कि 20 एम्पियर को सप्लाई दे रहा है. ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे प्राइमरी करंट निकालना है ना. लोड को सप्लाई कितनी दे रहा है, 20 एम्पियर दे रहा है. यानी लोड को आउटपुट, लोड कहाँ पे लगाते हैं, लोड लगाते हैं आउटपुट पे, है ना. करो, यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको दे दी. जैसे NS, ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का रेशियो आपको दे दिया गया है, यानी कि NP by NS is equal to 10:1. ओके, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी है, 90% है. कर दिया. कितना है, 0.5 180 एम्पियर.
बेटा एक मिनट यहाँ पे ना थोड़ा सा स्टेटमेंट ऊपर नीचे हो गई, स्टेटमेंट थोड़ा सा एरर है इसमें। इट सप्लाइज ए लोड विद 20 एम्पियर, लोड विद 20 एम्पियर, लोड को 20 एम्पियर सप्लाई कर रहा है, ऐसे ऐसे हो गया, लोड को 20 एम्पियर सप्लाई कर रहा है। प्राइमरी करंट है ये प्राइमरी करंट है, ये प्राइमरी करंट है, मतलब हमें सेकेंडरी करंट निकालना है। ओके, और एफिशिएंसी क्या होती है? P आउटपुट डिवाइड बाय P इनपुट, ठीक है, ये होती है। ये कितनी है? ये है हमारे पास में 90%, फिर 90/100। ओके, आगे तुम सॉल्व कर सकते हो इसको। तो मैं आपको बेटा बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास में सारा सॉल्यूशन इसका पड़ा हुआ है। तो इसका जो सॉल्यूशन है बच्चे, जो आउटपुट पावर आएगी आपकी, मैं देख देता हूँ, आप घर बैठ कर आपने करते रहना इसको। जो भी आउटपुट आएगी तुम्हारे पास में, इसका आंसर आएगा 4.5 10 की पावर 4 वाट। ओके, ये पावर आने वाली है। और जो सेकेंडरी वोल्टेज है, आप टैली कर लेना इसको, सेकेंडरी वोल्टेज VS, ये आएगी आपके पास में 250 वोल्ट। ओके, और सेकेंडरी में जो करंट आएगा वो आएगा आपका 180 एम्पियर, ठीक है। आप टैली करके बताओ मुझे ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? आउटपुट आ रही है वोल्टेज इतनी आ रहा है। अच्छा, उसके बाद सेकेंडरी वोल्टेज 250। रुपिंदर क्या हो गया है? करंट मैच नहीं कर रहा, 2 आ रहा है। वो देख किसी ने करके दिखा दिया, शाबाश। कौन है? सोनल ने निकाल दिया, सोनल ने निकाल दिया। यहाँ बैठ के देखो, एक बंदे का सॉल्व नहीं हो रहा है। अभी आप सारे वहाँ होते ना, तुरंत 2 मिनट में आंसर। पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के कितने टिपिकल क्वेश्चन कराए, सबके आंसर 2 मिनट के अंदर वो आते भी हैं। कोई नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के टेस्ट करते हैं। तो सोनल का आंसर आ गया, मतलब कि आंसर हमारा ठीक है। यही आएगा भाई, देखो कैसे आएगा यार। यहाँ देखो, ये हमारे पास में आउटपुट पावर है ना, आउटपुट क्या होगी हमारे पास ES into IS, ठीक है, ये होगी। और ये हमारे पास में होगी EP into IP या VS वगैरह भी लोग है ना, कोई चक्कर नहीं। तो ये तुम्हें जो है सेकेंडरी में प्राइमरी का तो तुम्हें दिया होगा वोल्टेज, तुम्हें मालूम है, ये दिया हुआ प्राइमरी का करंट तुम्हें मालूम है। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आउटपुट पावर आ जाएगी, और जब आउटपुट पावर आ गई तो आउटपुट पावर इज इक्वल टू P आउट इज इक्वल टू ES into IS, ठीक है। ES कितनी गिवन है? ES निकालोगे, कैसे निकालोगे ES को? ES बटे EP will be equal to NS by NP, 10/1 कितनी है? सॉरी 1/10, 1/10 है ना, चेक करो, ठीक है, हो गया। सोनल ने कर दिया, मतलब ठीक है। सोनल वेल डन, गुड। करो, हो गया, डन। 180 एम्पीयर आ गया। आज नहीं आएगा, वरना कल आएगा।
थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का होगा ऊपर नीचे। सीधी कैलकुलेशन। करो करो शाबाश, जल्दी ट्राई करो। याद रखना तुम्हारे बीएस आता नहीं, ठीक है। यार ये पावर आउटपुट होगी, ये पावर आउटपुट है, मैंने वी आउटपुट लिखा है ना, ये वी आउट लिखा है, पावर आउटपुट है, वॉट में पावर होती है, ठीक है। चलो हाँ, इतना हो गया, बाकी कल करते हैं।